आप वक्त पर आएंगे 8 क्लास होती है 8 साढ़े 8 बजे पहुँचती हैं। आप अपना बैच चेंज कर लें जहाँ पर आपको वक्त कर वहाँ पर टाइम आराम से मिल जाए। आप फिर 10 बजे वाले बैच में आ जाएँ ताकि आप आराम से वहाँ पर क्लासेस ले सकेंगे। तो कोई टाइम ना हुआ कि आप साढ़े 8 बजे आएंगे 8:36 हो रहे हैं फिर भी 8:05 पर आएंगे। चलिए आपको टाइम दे थोड़ा सा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग से मनी हटा दो फिर कुछ बच गया। इसीलिए अकाउंटिंग वाले कहते हैं या मनी एमएमसी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग में आपने हर उस चीज को शामिल करना है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हर वो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल हायरिंग का एम्प्लॉय जैसे आपने पढ़ा था क्या ये ट्रांजैक्शन है? क्यों? इसमें मनी ही इन्वॉल्व नहीं है। जब एक चीज मनी नहीं है तो फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या लिखेंगे? फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक मूवी देखी थी पीके वाली, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एक रिमोट था जिसकी पूरी दुनिया में कोई भी वर्थ नहीं थी तो आप जस्ट ये लिखते हैं रिमोट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉन करंट एसेट में रिमोट और आगे ब्लैंक छोड़। क्या ये सही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उन चीजों को शामिल करो जिसकी क्या है मॉनेटरी वैल्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हर वो चीज शामिल होनी चाहिए जिसकी वर्थ या वैल्यू है यानी मनी में आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसका पैसा मुझे पता ही नहीं है तो क्या लिखूंगी? इसका पैसा मुझे नहीं पता या ब्लैंक छोड़ दूंगी। ब्लैंक छोड़ने का मतलब है कि आपको तो यही नहीं पता कि अकाउंटिंग में एमएफसी के कोई कॉन्सेप्ट है यानी मेजरमेंट मनी कॉन्सेप्ट या मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो जो फिगर आप लिख रहे हो उसकी अमाउंट भी आपको पता होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऐसी चीज है जिसकी पूरी दुनिया में एक जैसा कोई चीज है नहीं और उसकी कोई वैल्यू लगा ही नहीं सकता फिर क्या करूँगी? फिर उसे लिखना बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि इस जैसी चीज तो पूरी दुनिया में कोई है ही तो अगर मैं खुद से कोई चीज लगाऊंगी ये तो फिर मेरा अपने गलत एस्टिमेट अंदाजा हो जाएगा और गलत चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं शामिल की जाती हैं। इसीलिए आपने वो चीज जिसकी मनी में कोई वैल्यू नहीं है उसे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं लिखना। मेरे पास एक ऐसी मशीन है जिस पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, मैं पूरी दुनिया में घूमी मैंने कहा सर इसकी वैल्यू लगवा दें, मैं हर बंदे के पास गई लेकिन किसी ने भी हामी नहीं खरीदी है। इसकी वैल्यू क्या है? तो क्या मैं खुद से आपको बता दूँ वैल्यूएशन पा लूँगी? नहीं। फिर मैं कहूँगी कि जो कि ये रिलायबल एस्टिमेट नहीं है मैं इसका अंदाजा सही नहीं लगा सकती इसीलिए फिर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शामिल नहीं करूँगी। बेशक वो मशीनरी इस रूम या इस बिल्डिंग जितनी ही क्यों ना हो जो कि इसकी मनी में कोई वैल्यू नहीं है मॉनेटरी वैल्यू नहीं है इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल नहीं कर सकती। अब जरा पढ़ें ये वाला कंप्लीटर्स के नीचे ही 4 लाइनें हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। The money measurement concept is an accounting principle that requires businesses to only record transactions that can be quantified in money. सिर्फ उन transactions को रिकॉर्ड करना चाहिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिनकी मनी में कोई वैल्यू है। It is also known as the measurability concept. कहता है फॉर एग्जाम्पल मिनाहिल आर्ट गैलरी रिकॉर्ड्स द परचेज ऑफ आर्ट सप्लाईज। आप पेंटिंग शेटिंग बेचते हैं बेच रहे हैं क्या पैसे का अमल दखल है? ये जो ट्रांजैक्शन है लेकिन क्या उस बंदे के टैलेंट का कोई अंदाजा लगा सकते हैं? इस बंदे के टैलेंट की क्या अमाउंट है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मेरे पास एक एम्प्लॉय है मैं एम्प्लॉय की सैलरी तो लिख सकती हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेकिन उस एम्प्लॉय के टैलेंट की क्या वर्थ है ये नहीं लिख सकती क्योंकि अगर मैं जिस बंदे से उसके टैलेंट की वर्थ पूछूंगी हर एक का जजमेंट डिफरेंट हो तो इसीलिए मैं एक आर्ट गैलरी की सेल्स तो लिख सकती हूँ लेकिन उसका टैलेंट वगैरह नहीं लिख सकती क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म में क्वांटिफाई नहीं हो सकती। थोड़ा सा थ्योरी है थोड़ी सी बोरिंग है आगे आपके अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं है द न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बस ये कुछ कॉन्सेप्ट्स इन्होंने नए ऐड किए पुरानी आपकी एफडीए बुक में शामिल भी नहीं होंगे। अगर आप पुरानी एफडीए बुक देखिए तो ये कॉन्सेप्ट्स नहीं ये अभी मैंने भूल किए हैं। हालांकि जनवरी का टेस्ट होना है लेकिन हो सकता है कि वो किसी चीज़ को टेस्ट कर दें तो आप प्रिपेयर रखें क्योंकि हर वो चीज़ टेस्ट करता है ज़्यादा जो पहली बार वो देता है
कुछ दिन पहले एसोसिएट सिखाया कराना कैसे बनाते हैं, वो मैंने इस assumption पर बनाया कि ये कंपनी 12 महीने आगे काम करेगी, यानी बंद नहीं होगी। वो कंपनीज जो आगे 12 महीनों के अंदर खत्म हो जाएगी, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थोड़ी डिफरेंट होंगी इन मॉनेटरी टर्म्स। फॉर एग्जांपल ये समझिए एक वाइस सेक्शन है, इनकी कंपनी है, वो गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न का मतलब है वो नेक्स्ट 12 मंथ्स तक आगे ऑपरेट करेंगी, अपनी कंपनी को चलाती रहेंगी। गर्ल्स की कंपनी है, ये कहती नहीं हम 12 महीनों के अंदर अपनी कंपनी को खत्म कर देंगे। अब इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एसओएफपी एसोसिएट और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एसओएफपी एसोसिएट डिफरेंट होंगी। क्लियर? तो गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट क्या मतलब है कि आप ये अज्यूम करें कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में आपकी कंपनी चलेगी, तो फिर आप जो एसओएफपी एसोसिएट बनाते हैं वो वाली होती है जो मैंने आपको सिखाई है। लेकिन अगर आपकी कंपनी विदिन 12 मंथ्स लिक्विडेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आप बेच देंगे, सेल कर देंगे, तो उस सूरत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थोड़ी सी अलग होंगी इन मॉनेटरी टर्म्स। फॉर एग्जांपल इनके पास एक फर्नीचर है जो आप दोनों के पास सेम है, दोनों ने एक साथ लिया, कंपनी ए ये है, कंपनी बी ये है। मशीन जो खरीदी इन्होंने 10 करोड़ की खरीदी, आपने भी 10 करोड़ की खरीदी, लेकिन ये क्या नेक्स्ट 12 मंथ्स में ऑपरेट करेंगे? करेंगे। इनकी अमाउंट और आपके अमाउंट में मशीन की डिफरेंस होगा। अक्सर लोग कहते हैं फोर्स सेल, अक्सर आप किसी लोगों को जल्दी होती है कंपनी वगैरह बेचने की, घर वगैरह बेचने की, तो वो चीज़ें सस्ते दाम में बेच देते हैं ताकि वो कहते हैं जान छुड़ाएं, हमने बाहर मुल्क जाना है। अक्सर लोग नहीं वो अपने सामान वगैरह बेच रहे होते हैं, हम कहते यार वो अपने कालीन शालीन फर्नीचर बेच रहे हैं, वो कह रहे होते जी हमने बाहर मुल्क पे जाना है, सेटल होना है, तो इसलिए इतनी जल्दी चीज़ें बेच रहे हैं, सस्ते दामों में बेच रहे होते हैं। अब एक बंदा जिसे पता है कि मेरी कंपनी ने 12 महीने ऑपरेट करना है, तो क्या वो उसकी वही वैल्यू लगवाएगी जो आप लगाएंगे? नहीं, ये लगा रहे हैं मशीन की कीमत 1 करोड़, हो सकता है आप उसे कम पे लगाएं, आप 10 लाख 20 लाख लगा लें। क्यों? क्योंकि आपने जल्दी सेल करना है, आपने 12 महीनों के अंदर अंदर अपनी कंपनी को बेचना है। कंपनी को बेचना क्या मतलब होता है? उसके सारे एसेट्स को जल्दी बेच देना है। तो इनकी वैल्यू और आपकी वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क होगा। वजह क्या है? क्योंकि ये 12 महीने के बाद भी ऑपरेट करेंगे और आप विदिन 12 मंथ्स खत्म हो जाएंगे। हालांकि मशीन दोनों के पास क्या है? सेम है, एक ही दिन में खरीदी है, एक जैसा इस्तेमाल भी है, लेकिन जो कि आप 12 महीने ऑपरेट कर रहे हैं और आपने खत्म हो जाना है, तो आप लोगों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स डिफरेंट होंगी। ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। जरा पढ़ें। This means that financial statements are prepared. Page number 14 पर last. This means that the financial statements are prepared on the assumption that the entity will continue to operate for the foreseeable future and does not intend to go into nor will be forced into liquidation. Liquidation का मतलब होता है कंपनी खत्म हो जाएगी। The assumption affects the value of assets and liabilities of an entity as reported in the financial statements. इनके एसेट्स लायबिलिटीज की फिगर और आपके एसेट्स लायबिलिटीज की फिगर डिफरेंट होंगी। कहते हैं if the business entity is not a going concern, क्या मतलब हुआ is not a going concern, next 12 months ऑपरेट नहीं करेगी। फिर शुरू में क्या होगा? is about to close and liquidate, इसने 12 महीनों के अंदर खत्म हो जाना है। the value of assets would be their estimated value in the liquidation process। यही बात बताई है, इन्होंने 12 महीनों के अंदर खत्म हो जाना है, तो इनकी फिर वर्थ जो होगी वो थोड़ी कम अमाउंट की होगी, क्योंकि इन्होंने जल्दी बेच के अपना किस्सा खत्म कर देना है। जब एक कंपनी डूबती है, खत्म होती है, तो क्या वो 2-3 साल तक बैठे रहेंगे अपने एसेट्स को लेके? सर आए हमसे उस प्राइस पे ले जाए जिस पर हम चाह रहे हैं। वो तो क्या चाहिए? जितना जल्दी हो सके बिक सके। जैसे घर जब बिकते हैं, जब यहाँ से लोग सेटल हो रहे होते बाहर मुल्क वगैरह में, तो क्या करते हैं? उनकी कोशिश क्या होती है? जितना जल्दी हो सके मेरा घर भी बिक जाए, जितना जल्दी हो सके इसमें जितना भी फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं वो सब बिक जाए, बेशक कम प्राइस पर ही सही, हमने अपनी जान छुड़ानी है। तो इसीलिए इनकी कीमत एसेट्स लायबिलिटीज की और आपकी डिफरेंट होगी। क्लियर? हाँ मैक्सिमम 12 होंगे।
लेकिन बावजूद इसके 18 महीने वाले में बोलेंगे मेरा फाइनेंशियल ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर आपको सिर्फ 12 महीने नहीं देखना, जो आपकी कंपनी का वो देखना है, अब उसका 12 महीने का है वो भी देखा मेरा फाइनेंशियल ईयर है, आपकी कंपनी का जो ईयर है वो 18 महीने पे है, आप भी बोलेंगे मेरा फाइनेंशियल ईयर, ये अकाउंटिंग वाले ईयर को 12 महीनों से नहीं करते। तो अब आपके लिए क्या होगा वही कंसर्न विद 18 मंथ्स, और इसके लिए क्या होगा विद, लेकिन मैक्सिमम आप पढ़ते हैं 12 मंथ्स से 12 मंथ्स। पेज नंबर 15 में जरा ये कॉन्सेप्ट पढ़िए, रिलायबिलिटी कॉन्सेप्ट, रिलायबल से लिखना है, रिलायबिलिटी कॉन्सेप्ट, ये पूरा पढ़े, देखिए कुछ समझ आ रही है नहीं, जैसे ये वही बातें जो आपको बताई नहीं है। थोड़ा बर्दाश्त करें, कल तक थ्योरी है, फ्राइडे को थ्योरी थी, आज भी कल थ्योरी होगी, उसके बाद अभी मैंने क्वेश्चन है सारा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल होनी चाहिए, रिलायबल से क्या मतलब होगा, एक्यूरेट मींस कोई गलती इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए। सेकंड, फ्री फ्रॉम एरर, इसमें आपने कोई भी गलती या जानबूझ के या बाय मिस्टेक ना की हो। थर्ड, कंप्लीट, ये कंप्लीट होनी चाहिए। फोर्थ, अक्रूवल बेसिस पर होनी चाहिए। अक्रूवल बेसिस क्या मतलब, आपने कैश का आना कैश का जाना नहीं देखना, बेशक कैश दिया या नहीं दिया, कैश मिला या ना मिला, अपने एक्सपेंसेस इनकम को रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि मोस्टली दुनिया में 90% जो कंपनीज होती हैं वो अक्रूवल बेसिस पे चल रही होती हैं। अक्रूवल बेसिस का मतलब बहुत मैंने आपको बताया फ्राइडे करके, चाहे पैसा मिला या ना मिला, अपने इनकम और अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लो। सेकंड, लास्ट, ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर मीन्स फ्री फ्रॉम बायसनेस, यानी डायरेक्टर को चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट की खातिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गलत ना शामिल करें या ना शो करें। बायसनेस का मतलब होता है किसी की इन्फ्लुएंस में आ जाना। फॉर एग्जांपल, दो डायरेक्टर्स हैं, एक डायरेक्टर का बोनस लगा हुआ है कि अगर इस साल प्रॉफिट 2 मिलियन से एक्सीड हो गए तो मुझे बोनस मिलेगा। वो दूसरे डायरेक्टर से कहता है सर थोड़ा प्रॉफिट बढ़ा देना, बोलते सर ये तो फिर गलती हो जाएगी, तो जानबूझ कर फ्रॉड हुआ, तो कहता है क्या करें, हमारा बोनस लगा हुआ है मेरा। तो अगर आपने किसी और अपने दोस्त की इस रिलेशनशिप में अगर आपने बायसनेस शो कर दी, उसके इंटरेस्ट की खातिर इतने शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को आपने ज़ाया कर दिया, उसका ख्याल ना रखा, तो इसका मतलब है आपने अपने दूसरे वाले साथी या फ्रेंड या डायरेक्टर के इन्फ्लुएंस में आ गए, और इन्फ्लुएंस में आके आपने क्या शो की है, बायसनेस शो की है। क्लियर? एक और चीज इसमें नहीं होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? अभी मैंने आपको डायरेक्टर की एग्जांपल दी है, आपने उस डायरेक्टर की इंटरेस्ट की खातिर या अपने इंटरेस्ट की खातिर प्रॉफिट ज्यादा शो किया। प्रॉफिट ज्यादा शो करने से क्या होगा, गलती होगी, चाहे कुछ फ्रॉड हुआ, और इन सब शेयर होल्डर्स का पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है अपने इंटरेस्ट को माइंड में रखते हुए बाकी सबके इंटरेस्ट को अपने का भाड़ नहीं है, ये तो गलत है। आपको तो मेजॉरिटी देखनी चाहिए, जिसने पैसा लगाया हुआ है आपने उसको पैसा लगाया हुआ है, आपने तो उल्टा
बोनस के लालच में नहीं होगी। तो रिलायबिलिटी का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हर फिगर जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, एरर से फ्री होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, अक्रूवल बेसिस पे होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और मटीरियलिटी का भी आपको उसमें ख्याल रखना चाहिए कि मटीरियल अमाउंट उसमें शो करना चाहिए। तो तब जाके आप ये क्लेम कर सकते हैं कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल हैं, आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर रिलाय कर सकते हैं।